अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स स्टार्ट विद द डायूरेटिक्स। डायूरेटिक कोई भी ऐसे कंपाउंड या ऐसे ड्रग्स या ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे ही हम उनको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या तो हम उनको ओरली लेते हैं तो वो हमारे पास यूरिनेशन को इंक्रीज़ करवा देते हैं, वाटर की एक्सक्रीशन करवा देते हैं हमारी बॉडी से। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? ऐसी सारी कंडीशन जहाँ पे हमारे पास किडनी का फंक्शन ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा रहा होता और वो अकामुलेट होना शुरू हो जाए, और जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर टेंशन क्रिएट हो जाए, तब हम डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये तो मैंने एक यूज़ बताया है, बट इसके अलावा तमाम डायूरेटिक्स के डिफरेंट यूजेस भी होते हैं। फार्मा में एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होती है कि आपने सबसे पहले किसी भी यूनिट की क्लासिफिकेशन करनी होती है। अगर आपको क्लासिफिकेशन आती है तो आपका यूनिट का हाफ सेंस तैयार हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द डायूरेटिक क्लासिफिकेशन। डायूरेटिक्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो जो हमारे पास साल्ट के एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करते हैं और जो दूसरे हमारे पास वाटर की एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करते हैं। बेसिकली जो साल के एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करते हैं उसमें हमारे पास 4 क्लासेस आ जाती हैं: कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर, लूप डायूरेटिक्स, थायराइड डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। अब हम इन 4 क्लासेस को किस बेस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं? बेसिकली इनको हम साइड के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। ये 4 क्लासेस डिफरेंट रीनल ट्यूबुलर सेगमेंट के ऊपर एक्ट करवाती हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स होते हैं, वो हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के ऊपर एक्ट करवाते हैं। रीनल सेगमेंट में आपको पता है कि हमारे पास लूप ऑफ हेनले होते हैं, जो बेसिकली थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होते हैं, वहाँ पे हमारे पास लूप डायूरेटिक्स एक्ट करवाती हैं। इसके अलावा जो कि हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, वहाँ पे हमारे पास थायराइड डायूरेटिक्स एक्ट करवाते हैं। और इसके अलावा जो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होते हैं, वहाँ पे हमारे पास पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आ जाते हैं इस जगह पर। इसके अलावा ऐसे डायूरेटिक जो कि हमारे पास सॉल्ट और वाटर दोनों को एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करवाते हैं, वो हमारे पास होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक किडनी में किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। एंड बेसिकली जो एडीएच एगोनिस्ट होते हैं, ये डायूरेटिक की क्लासिफिकेशन में नहीं आते, ये एंटी डायूरेटिक होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इससे पहले मैं आपको डायूरेटिक के डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊं एंड इससे पहले हम कोई भी डायूरेटिक पढ़ें, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो होता है हाइपोकैलिमिया एंड अल्कालोसिस। एक्चुअली ये वाला वर्ड आपने तमाम डायूरेटिक्स में पढ़ना है कहीं ना कहीं, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ लेना चाहिए, सो दैट आपको आइडिया हो कि हो क्या रहा है। देखिए, ऐसा कोई भी डायूरेटिक जो कि हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करवा देता है, यानी कि प्रॉक्सिमल हमने कोई डायूरेटिक दिया, उसने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करवा दिया, लूप ऑफ हेनले के ऊपर ब्लॉक करवा दिया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करवा दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सोडियम कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं ही अकेला क्यों बॉडी से बाहर जाऊँ, मेरी एक्सक्रीशन क्यों, मैं अपने साथ किसी को लेके जाऊँगा। वो अपने साथ पोटेशियम को भी लेके जाता है। बट हम देखते हैं कि बेसिकली जो वाटर होते हैं वो सॉल्यूट को फॉलो करते हैं जहाँ तो सोडियम हमेशा अपने साथ वाटर को तो लेके जा रहा है। हमने क्या कहा, डायूरेसिस हमने क्यों करवानी है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बॉडी से बाहर निकालना है ना, तो सोडियम के साथ तो वाटर फॉलो करेगा। अब सोडियम ने अपने साथ किसको ले लिया, पोटेशियम को। पोटेशियम भी कलेक्टिंग डक्ट से हमारे पास यहाँ पे उसकी एक्सक्रीशन दोनों स्टार्ट हो जाती है। बट जो पोटेशियम की एक्सक्रीशन होती है वो इट इज़ कपल्ड विद द हाइड्रोजन आयन। अगर पोटेशियम बॉडी से बाहर जाएगा, पोटेशियम के साथ हमारे पास हाइड्रोजन आयन ने भी बाहर जाना है। तो होता है क्या है, ऐसा कोई भी डायूरेटिक जिसने सोडियम की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक किया, यानी कि उसकी एक्सक्रीशन तो करवा दी, लेकिन जैसे ही वो कलेक्टिंग डक्ट के करीब पहुँचते हैं, वो अपने साथ
पोटेशियम को भी साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है और बॉडी में हाइपोकैलेमिया की स्टेट डेवलप हो जाती है। सेम पोटेशियम की जो एक्सक्रीशन है वो हमारे पास कपल्ड विद हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अगर पोटेशियम लॉस होगा, पोटेशियम कहेंगे मैंने हाइड्रोजन आयन को भी अपने साथ लेके जाना है, जिसकी वजह से जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन भी बॉडी से लॉस हो जाएंगे तब हमारी बॉडी में अल्कालोसिस डेवलप हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आप देखते हैं कि ये वाली स्लाइड में आपने 2-3 बातें इसलिए याद रखनी है, इसको आपने लाइक घोल के पी लेना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में हमारे पास एसिडोसिस होता है और किस कंडीशन में अल्कालोसिस हो रहा है, क्योंकि डाययूरेटिक में अल्कालोसिस एसिडोसिस का कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है और इसी की बेस के ऊपर हमारे पास एमसीक्यूज भी बन जाते होते हैं। ओके, हमारे पास जो वेरी फर्स्ट डाययूरेटिक होते हैं वो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट डाययूरेटिक जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करवाते हैं। उसमें से हमारे पास आ जाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। बेसिकली जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को पढ़ने के लिए सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट डाययूरेटिक। हमारे पास जो वेरी फर्स्ट डाययूरेटिक होते हैं वो हमारे पास एक्ट करवाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करवाते हैं वो होते हैं हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को याद करने का ये तरीका है कि उसके एंड के सामने एक कैप्लान की फिगर है। इससे पहले कि हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का फंक्शन पढ़ें, हमें पहले पता होना चाहिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का क्या फंक्शन होता है। हमारे पास होता ये है कि आपके सामने के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होते हैं, उसकी 2 साइड दिखाई गई, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन एंड ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। बेसिकली जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होती है, इस साइड पे आयन ने रीअब्जॉर्बर के ब्लड की तरफ जाना होता है, बट जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन होती है ये वो वाली साइड होती है जहाँ पे यूरिन की प्रोडक्शन हो रही होती है, यानी कि आयन्स ने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना होता है। ओके, हमारे पास ल्यूमिनल साइड के ऊपर एक एक्सचेंजर होता है, उसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर या सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर, जिसकी मदद से होता ये है कि जो सोडियम होता है उसने अंदर जाना होता है, हाइड्रोजन आयन ने बाहर जाना होता है। बट जैसे ही हाइड्रोजन बाहर आता है, ल्यूमिनल साइड पे हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन उनके साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना सकता है और बना देता है, बट होता ये है कि दोनों कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को क्रॉस ही नहीं कर पाते। उसके लिए उनको एंजाइम ज़रूरत होता है जो कि होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि कार्बोनिक एसिड को ब्रेक कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के सेल के अंदर चले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ऊपर अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट करवा देते हैं, उसको हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट हमारे पास बेसोलेटरल की तरफ जाके रिअब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे पास दोबारा से वो जो सोडियम एंड हाइड्रोजन एंटीपोर्ट रहता है या सोडियम एंड हाइड्रोजन एक्सचेंजर था उसको रन करने के लिए यूज़ हो जाता है। इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म थ्रू आउट चलता रहता है। अब हमारे पास अगर हमने कोई ऐसा डाययूरेटिक देना है जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करवाए, तो हमारे पास मोस्ट पोटेंट साइट कौन सी होगी, वो हमारे पास होगी सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट एक्सचेंजर। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसी ड्रग ही नहीं है जो इसके ऊपर एक्ट करवा सके। सो हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इस पंप की वजह से जो चीज़ हो रही है या जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, हम उस एक्शन को ही ब्लॉक करवा देते होते हैं। हमारे पास हम क्या करेंगे, जो भी ड्रग देंगे वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के फंक्शन को ब्लॉक करवाएगी। ठीक हो गया? ओके, अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। हमने क्या कहा था, हमने ड्रग दी, उसने क्या किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से क्या हो गया,
सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम देखते हैं कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं वो जाके कार्बोनिक एनहाइड्रेज के फंक्शन को ब्लॉक करेंगे। यानी कि जैसे हमने एसीटाजोलामाइड या डोरजोलामाइड या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दिया, वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाए तो वो कन्वर्ट ही नहीं होगा। यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन होगी वो ही डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। जब हमारे पास हाइड्रोजन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास उस पंप को चलाने के लिए सोडियम एंड हाइड्रोजन एंटीपोर्टर, सोडियम एंड हाइड्रोजन एक्सचेंजर जो है वो रन ही नहीं करेंगे। उसके पास हाइड्रोजन हमारे पास है ही नहीं जिसको हम बाहर भेज सकें सो दैट सोडियम अंदर आ सके। होगा क्या कि वो पंप वैसा का वैसा ही रहेगा, ना हाइड्रोजन बाहर जा रहा है और ना ही सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है। तो लुमिनल साइड के ऊपर जो सोडियम है और जो बाइकार्बोनेट है, सोडियम वैसे का वैसा पड़ा रहेगा और जो बाइकार्बोनेट होगा लुमिनल साइड के ऊपर वो भी हमारे पास बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सकेगा। तो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन डिक्रीज हो गई, सोडियम एंड हाइड्रोजन एंटीपोर्टर काम नहीं कर रहा, लुमिनल साइड पे हाइड्रोजन और जो HCO-3 है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब हमने पहले ही कहा था कि सोडियम को फॉलो करता है वाटर, और इसके अलावा हमारी बॉडी में बॉडी से सोडियम और बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं डायूरेसिस। ठीक हो गया। अब हम इनके यूजेस पढ़ लेते हैं। नाउ यूजेस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हमारे पास ग्लूकोमा में यूज़ होते हैं। ग्लूकोमा में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देखिए हमारे आई में सिलियरी एपिथेलियम होते हैं जो कि सिक्रीट करवा रहा होता है HCO-3 टू द एक्वस ह्यूमर। ठीक है। अब जब हमारे पास एक्वस ह्यूमर सिक्रीट हो रहा होता है, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, एंड एक्वस ह्यूमर सिक्रीट हो रहा है तो हमारी आई के यानी कि जो फ्लूइड है उसका जो आगे फ्लो का एक रास्ता होता है, ट्रेबिकुलर मेशर, जहाँ से उस फ्लूइड ने ड्रेन करना होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाता है। ठीक है। अब ब्लॉकेज, उसके ब्लॉक होने की वजह से वो फ्लूइड आगे नहीं जा पाता। ठीक है। अब जहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए और उसके आगे जाने के भी रास्ता नहीं है, वहाँ पे प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो गया है। अब एसीटाजोलामाइड क्या काम करेगा, वो हम पढ़ चुके हैं बाइकार्बोनेट HCO-3 की प्रोडक्शन को डिक्रीज करवा देगा, या तो वो हमारे पास जो ट्रेबिकुलर नेटवर्क होता है जहाँ से फ्लूइड ने ड्रेन करना होता है वहाँ से उसके फ्लूइड के आउटफ्लो को इंक्रीज कर देगा। इस तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ग्लूकोमा में यूज़ होते हैं। और द 10,000 फीट जाते हैं हमारी एक्यूट माउंटेन सिकनेस में हमारे पास ये होते हैं, जैसे ही हम अबाउट द 10,000 फीट जाते हैं हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है, हम लोग हाइपर वेंटिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाइपर वेंटिलेट के नतीजे में क्या होता है कि हमने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है और ऑक्सीजन को अंदर लेके आना होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एल्कालोसिस डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल कंडीशन होती है। बट अब हम देखते हैं कि कुछ कंडीशंस हमने कहा था कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बाइकार्बोनेट आयन बॉडी से रिमूव हो रहे हैं। ठीक हो गया। जब हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन रिमूव हो जाते हैं तब हमारी बॉडी में डेवलप होता है एसिडोसिस। ठीक है। दिनों बाद या एक दिन बाद एक पर्सन जिसको आइडिया है कि उसने एक दिन बाद माउंटेन पर जाना है, उसको हम प्रोफाइलैक्सिस जाने से पहले से ही एसीटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कोई और ड्रग दे देंगे सो दैट उसकी बॉडी में एसिडोसिस डेवलप हो जाए। एसिडोसिस किस तरह से डेवलप होगी कि वो बाइकार्बोनेट आयन की बॉडी से एक्सक्रीशन करवा दे, सो दैट जब पर्सन
माउंटेन क्लाइंब करे, यानी कि वो 10,000 फीट या ऐसी कंडीशन या ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे उसको हाइपोक्सिया डेवलप हो और हाइपोक्सिया की वजह से वो अल्कालोसिस हो। अब हमने पर्सन के अंदर ऑलरेडी एसिडोसिस करवा दिया है। अल्कालोसिस एंड एसिडोसिस आपस में कम्पीट करेंगे और बॉडी की पीएच नॉर्मल रेंज में ही रहेगी। इस तरह से ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस में। इसके बाद हमें पता है कि अब हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कालोसिस हो गई है। मेटाबॉलिक अल्कालोसिस का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर SCO-3 बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑब्वियसली कार्बोनिक एनहाइड्रेट तो उनको रिमूव करवा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी ये हमारे पास यूज़ हो सकते हैं। लेकिन इनके अब हमारे पास आ जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। हमने क्या कहा था साइड इफ़ेक्ट में? सबसे पहले अगर हम एक्सेस, साइड इफ़ेक्ट कब होते हैं? जब हम किसी ड्रग को एक्सेस में यूज़ कर लें, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा, एक होता है प्रोलॉन्ग यूज़ कर लें एंड एक्सेस में यूज़ कर लें किसी भी ड्रग को बहुत। साइड इफ़ेक्ट्स अब हम पढ़ते हैं। साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास क्या हो जाता है कि जब हम किसी ड्रग को बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर लें, ओके, हमारे पास हमने क्या कहा है कि बाइकार्बोनेट रिमूव हो रहे हैं बॉडी से, यानी कि हमारे पास एक्सेस में यूज़ हो गए बॉडी। साइड इफ़ेक्ट ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर, हमने कहा है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर होते हैं उन्होंने बाइकार्बोनेट को बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक हो गया। जब एक्सेस में यूज़ करेंगे ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा? बाइकार्बोनेटूरिया। ये एक साइड इफ़ेक्ट हो गया। अब हम ये भी कहते हैं कि जब हमारे पास बॉडी से बाइकार्बोनेट आयन एक्सेस में रिमूव हो जाए तो वो हमारे पास एक कंडीशन डेवलप करवा देते हैं, एसिडोसिस। ये हमारे पास दो कंडीशन, ये हमारे पास साइड इफ़ेक्ट। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द डायूरेटिक जो होते हैं वो पोटाशियम वेस्टिंग होते हैं, यानी कि उन्होंने पोटाशियम को वेस्ट कर देते होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोकैलिमिया भी डेवलप हो जाती है। अच्छा, आप कहेंगे कि ना आपने तो पहले बताया था कि हाइपोकैलिमिया और अल्कालोसिस साथ साथ होती है, लेकिन यहाँ पे तो आप एसिडोसिस करवा रहे होते हैं। यस, हाइपोकैलिमिया एंड अल्कालोसिस गो साइड बाय साइड। पोटेशियम अपने साथ हाइड्रोजन को भी ले रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास तो हाइड्रोजन बनना ही नहीं था, तो मैं उसको बॉडी से कैसे बाहर निकालूं? तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एसिडोसिस डेवलप हो जाएगी। एसिडोसिस किसकी वजह से? क्योंकि बाइकार्बोनेट एक्सेस ऑफ अमाउंट में यूरिन से एक्सक्रीट हो रहा है। बाइकार्बोनेट के एक्सेस एक्सक्रीशन की वजह से एसिडोसिस डेवलप हो रहा है। ठीक हो गया। हमारे पास बहुत ज़्यादा डायूरेटिक्स, बहुत सारे डायूरेटिक एंड पोटाशियम वेस्टिंग होते हैं, इसकी वजह से हमारे पास पोटाशियम का भी वेस्ट हो गया। ओके, अब याद रखिएगा कुछ कंडीशन के जब हमारे पास यूरिन के अंदर बाइकार्बोनेट आ रहा है, यानी कि इसकी एक्सक्रीशन हो रही है, तो वो क्या करता है? क्लोराइड आयन की बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। बाइकार्बोनेट जितना ज़्यादा बाहर जाएगा क्लोराइड आयन की उतनी ज़्यादा बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरक्लोरीमिया होता जाता है। ठीक हो गया। और अनदर साइड इफेक्ट इज पेरिस्थेसिस। बेसिकली डायूरेटिक्स हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और आयन के लेवल को अल्टर वगैरह कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से बाहर लेके जा रहे हैं। अब होता ही है कि जो पोटेशियम होते हैं, आपने अपने फर्स्ट ईयर के लेवल के ऊपर नर्व एंड मसल में पढ़ा होगा कि उसका नर्व में ना कहीं रोल होता है पोटेशियम के आयन्स का, इस तरह से। तो जब पोटेशियम बॉडी से बाहर जाता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स उनको भी क्या करते हैं? थोड़ा बहुत अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से टिंगलिंग एंड नमनेस की सिचुएशन डेवलप हो जाती है, बट वो एक्चुअली थोड़ी सी माइल्ड होती है। जैसे ही डायूरेटिक का इस्तेमाल स्टॉप कर दो वो बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये एक छोटी सी माइल्ड कंडीशन होती है, इसके इतना मसला नहीं होता। अब रीनल स्टोन्स, डायूरेटिक्स का क्रोनिक यूज़ रीनल स्टोन फॉर्मेशन की कैसे कॉज बनता है? देखें, हम फर्दर रीनल स्टोन हम देख लेते हैं कि एक नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है स्टोन फॉर्मेशन का। देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई चीज़ बॉडी में एक्सेस में आ रही है और बॉडी से एक्सेस में बाहर जा रही है तो वो ऑब्वियसली नुकसानदेह होती है। अब जब इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेस में हमारी बॉडी से बाहर जाना स्टार्ट हो जाते हैं तो
पीएच डिस्टर्ब हो जाती है। पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से आयन या इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन में देखें कि जो बाइकार्बोनेट है वो यूरिन में जा रहा है और बॉडी के अंदर एसिडोसिस डेवलप करवा देता है, लेकिन जो यूरिन इटसेल्फ होता है ना वो अल्कलाइन होता है ड्यू टू द बाइकार्बोनेट। अब बॉडी में तो एसिडोसिस डेवलप हो गई है, यानी कि किडनी की पीएच डिस्टर्ब हो गई है। अब किसी एक आयन के एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम। जो कैल्शियम है वो फिर क्या करता है कि ना कैल्शियम के क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू पीएच अल्टर होने की वजह से। ठीक है, अब कैल्शियम के जो क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो गए हैं वो किडनी की जो रीनल पेल्विस एंड कैलिसिस है वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके एग्रीगेट्स बन जाएंगे। अब ऑब्वियसली किसी चीज़ के क्रिस्टल कहीं पे बने हुए हों तो वो बॉडी की टिश्यू के बॉडी के जो स्ट्रक्चर होंगे उसको डैमेज ही करेंगे ना, तो वो किडनी के स्ट्रक्चर को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इंजरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज़ हाउ के बहुत ज़्यादा अमाउंट में डायूरेटिक का इस्तेमाल जब इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर ले जाता है बॉडी से तो पीएच अल्टर होने की वजह से बाकी आयंस जो होते हैं उनके क्रिस्टल बन जाते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन बनाने का सबब बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है कि सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी। लास्ट वन, बेसिकली कोई ऐसा बंदा जिसको सल्फोनामाइड से एलर्जी है तो आप उसको वो वाली ड्रग नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे कि जो इटसेल्फ सल्फोनामाइड से बनी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को सल्फोनामाइड से एलर्जी है और आपने उसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे दिया क्योंकि सल्फोनामाइड से ही ये ड्रग्स बनी होती हैं, तो पर्सन के अंदर क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाएगी जिसकी वजह से आपको पता होगा, आपने कभी सुना होगा कि उसको फलां ड्रग से एलर्जी होगी, बॉडी के ऊपर एक रिएक्शन डेवलप हो गया इस तरह से। तो अगर किसी पर्सन को किसी एक ड्रग से एलर्जी हो तो उसको उस मटेरियल की ड्रग या उस चीज़ की ड्रग जिससे वो मिलके बनी होती हैं तो वो नहीं प्रिस्क्राइब करते होते।